पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अकीरा और उसकी टीम ने भयानक मिनोटॉर का सामना किया। सारिन के बिजली जैसे अटैक से वो दैत्य कुछ पल के लिए रुक जरूर गया, लेकिन उसकी ताकत अब भी कम नहीं हुई थी। और अब कहानी आगे बढ़ती है। एपिसोड 2 की शुरुआत में अकीरा अपनी शैडो मैजिक को एक्टिव करता है। वो काले साए से बनी नुकीली स्पाइक्स तैयार करता है जो सीधा माइनोटॉर की ओर उड़ती हैं, जो अब भी सारिन की बिजली से जूझ रहा है। लेकिन जल्द ही माइनोटॉर खुद को बिजली से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और अकीरा की ओर झपटता है, ये जाने बिना कि अकीरा पहले ही अपना जादू कर चुका है। जैसे ही माइनोटॉर अपनी भारी कुल्हाड़ी अकीरा की तरफ चुलाता है, उसका हाथ उन अंधकारमय स्पाइक से छेद दिया जाता है। अकीरा उसके शरीर में और भी ज्यादा स्पाइक्स घुसा देता है, और जब उसे यकीन हो जाता है कि वो आसानी से खुद को छुड़ा नहीं पाएगा, तो वो उसे नीचे, उसके पैरों के नीचे खुलते अंधकार के गहरे गर्त में खींचना शुरू कर देता है। माइनोटॉर उस अंधकार में समा जाता है और उसकी सिर को पकड़ने वाली स्पाइक्स उसे जड़ से उखाड़ देती हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि अकीरा ने इतने ताकतवर दैत्य को हरा दिया, लेकिन तभी अचानक उसकी शक्तियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। सब घबरा जाते हैं जब वो शैडो स्पाइक्स को वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन शुक्र है कि सारिन आगे बढ़कर उसे शांत करने में मदद करता है। उसकी मार्गदर्शन की वजह से अकीरा आखिरकार अपनी शक्ति पर नियंत्रण पा लेता है और अपनी शैडो मैजिक को निष्क्रिय कर देता है। वह खुद को जिंदा पाकर शुक्रगुजार महसूस करता है और सारिन मुस्कुराकर कहता है कि आज उसने उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा किया है। जब वे डंजन से वापस लौटते हैं, सारिन अकीरा को सबकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन अकीरा को लगता है कि वह सारा श्रेय पाने लायक नहीं है। वह कहता है कि अगर सारिन वहां उसकी मदद के लिए न होता तो वह मिनोटॉर को कभी नहीं हरा पाता, खासकर इसलिए क्योंकि वह ट्रेनिंग के दौरान अपनी शैडो मैजिक को सही तरह से नियंत्रित भी नहीं कर पाया था। सारिन कहता है कि यह पहली बार है जब उसने शैडो मैजिक नाम की किसी एक्स्ट्रा स्किल के बारे में सुना है, और वह मानता है कि अकीरा अभी इस जादू को मुश्किल से संभाल पा रहा है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगली बार इसका इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहे, और फिर फैसला करता है कि वह उसे एक सैमुराई स्वॉर्ड देगा जिसे पहले हीरो ने खुद अपने हाथों से बनाया था। अकीरा उस तलवार को लेता है और सारिन से पूछता है कि वो ये तलवार मौजूदा हीरो को क्यों नहीं देता बजाय उसके। इस पर कमांडर जवाब देता है कि सौतो के पास पहले से ही होली स्वॉर्ड है, लेकिन असली वजह यह है कि सारिन ने यह तलवार रॉयल ट्रेजरी से चुराई थी, और अगर उसने इसे उस मूर्ख हीरो को दे दिया तो वो तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा। अकीरा खुशी खुशी तलवार स्वीकार कर लेता है, और फिर उसे एहसास होता है कि उसकी पकड़ के पास कुछ लेख खुदे हुए हैं। पहला लिखा है, और अगले इंस्क्रिप्शन में पहले हीरो की ये कामना है कि ये तलवार कठिन समय में उसके उत्तराधिकारी का मार्गदर्शन करे। अकीरा कहता है कि काश वह पहले हीरो से मिल पाता। हीरो की बात करते हुए अकीरा को वो श्राप याद आता है जो सोद्तो पर डाला गया था, और कैसे वे उसे तोड़ नहीं पाए चाहे जादूगर ने कितनी भी कोशिश की हो। उसे महसूस होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, और सारिन के पास भी इसके पीछे की एक थ्योरी है। उस श्राप के पीछे जो व्यक्ति है वह वास्तव में प्रिंसेस है, जो एक डार्क मैजिक रिचुअल का इस्तेमाल करके सौतो को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है। लेकिन अकीरा सही समय पर वहां पहुंच जाता है और उस मैजिक क्रिस्टल को नष्ट कर देता है जिसे वह ये अनुष्ठान कर रही थी। प्रिंसेस गुस्से में पागल हो जाती है और चिल्लाकर पूछती है कि उसने उसकी अनुमति के बिना किसी औरत के कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे की। अकीरा बस अपनी तलवार उसकी ओर तानते हुए कहता है कि जो औरत दूसरों पर श्राप डालती है वह औरत नहीं बल्कि एक विच है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है, और प्रिंसेस जवाब देती है कि ये सब राजा के लिए है। अकीरा पूछता है कि वो राजा की आज्ञा क्यों मान रही है, और प्रिंसेस वही जवाब दोहराती है। उसकी आंखें बिल्कुल नीरस और जीवनहीन लग रही थीं। अकीरा भी ये बात समझ जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन प्रिंसेस के पास अभी भी कई मैजिक क्रिस्टल्स हैं जिन्हें वो बाकी छात्रों को श्राप देने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। इस बीच अकीरा उस क्रिस्टल को लेकर सारिन के पास जाता है और उसे बताता है कि वो प्रिंसेस के बारे में सही था, वही सौतो को श्राप दे रही थी। लगता है ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सारिन कहता है कि उसने अब तक अपनी बुरी हरकतें छोड़ना नहीं सीखा। वह अकीरा से पूछता है कि क्या उसने प्रिंसेस को अपना चेहरा दिखाया था, और अकीरा हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि वह उससे ठीक तरह से बात करना चाहता था, लेकिन वो खुद अपनी बातों में बहुत खराब थी। सारिन जवाब देता है कि प्रिंसेस अब बस राजा की कठपुतली बन चुकी है, और फिर अकीरा को चेतावनी देता है कि वो आज रात महल के अंदर न सोए। अकीरा वजह जानना चाहता है, तो सारिन समझाता है कि प्रिंसेस किसी को भी श्राप दे सकती है, पर उसे नहीं,
क्योंकि उसने अब तक उसे अपनी असली पहचान नहीं बताई। इसका मतलब है कि वो उसे मारने की कोशिश करेगी। इसलिए सारिन चाहता है कि वो महल से दूर रहे। अकीरा पूछता है कि क्या वो उसे डांटेगा नहीं, इतनी लापरवाही से अपना चेहरा दिखाने के लिए। इस पर कमांडर मुस्कुराते हुए कहता है कि किशोर उम्र के लोग स्वभाव से ही जल्दबाज और लापरवाह होते हैं और बड़ों का काम है उनकी गलतियों को संभालना। अगले दिन सुबह अकीरा महल से आती हलचल की आवाज से जागता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक बड़ी भीड़ इकट्ठा है। वह नोटिस करता है कि सोत्तू अब श्राप से मुक्त हो गया है और हैरानी से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। सोत्तू जवाब देता है कि सारिन मर चुका है। अकीरा इस खबर को सुनकर बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। वह भीड़ को चीरता हुआ दौड़ता है और देखता है कि सारिन की लाश जमीन पर पड़ी है। उसके दिल में एक खंजर धंसा हुआ है। अकीरा टूट जाता है इस दुनिया में अपने एकमात्र दोस्त को खोकर। लेकिन तभी उसके सहपाठी उसे रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही हत्यारा है। वे इशारा करते हैं कि सारिन को मारने के लिए जिस डैगर का इस्तेमाल हुआ वो अकीरा का ही है। अकीरा उन्हें याद दिलाता है कि उसका डैगर तो मिनोटॉर वाली लड़ाई में टूट गया था, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और वे उसे संदिग्ध और अविश्वसनीय बताते हैं। कहते हैं कि जब से वे यहाँ आए हैं अकीरा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अकीरा सोचता है कि क्या वे सब प्रिंसेस किसके श्राप के, और जैसे जैसे वे सब उस पर दोष डालते जाते हैं उसकी शंका सही साबित होती है। केवल सोत्तू ही उसकी तरफ से बोलता है, कहता है कि उन्हें इस मामले की ठीक से जांच करनी चाहिए। लेकिन राजा घोषणा करता है कि अकीरा को उनके प्रिय कमांडर की हत्या के लिए फांसी दी जाएगी। वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि अकीरा को पकड़ लिया जाए, मगर अकीरा अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करके अपनी मौजूदगी छिपा लेता है और बिना किसी नुकसान के वहां से भाग निकलता है। जैसे ही राजा अपनी सेना को पूरे महल में उसकी तलाश के लिए भेजता है, अकीरा गिल के पास पहुंचता है, जो उसे बताता है कि सारिन की हत्या एलीट असैसिनेशन यूनिट ने की थी और वो भी सीधे राजा के आदेश पर। अब वो हत्यारे अकीरा के पीछे भी पड़े हैं, लेकिन सारिन ने पहले से इसकी संभावना सोच रखी थी और उसने अपने कमरे में उसके लिए यात्रा का सामान तैयार करके रखा था। गिल अकीरा को कहता है कि वह वो सामान ले और यहाँ से भाग जाए। अकीरा वाइस कमांडर का धन्यवाद करता है और जल्दी से सारिन के कमरे में जाकर वो सामान उठा लेता है, लेकिन जल्दबाजी में एक छोटा पाउच भूल जाता है। रात में राजा बात करता है कि सारिन को खत्म करना उसकी उम्मीद से कहीं आसान रहा और अब कोई नहीं बचा जो उनके खिलाफ खड़ा हो सके। प्रिंसेस उसे बताती है कि हीरो को छोड़कर बाकी सभी छात्रों का ब्रेन वॉशिंग पूरा हो चुका है और अब उन्हें बस एक कारण चाहिए अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध शुरू करने के लिए। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और आदेश देता है कि प्रिंसेस अपने हत्यारों को अकीरा के पीछे भेजे ताकि वो ज्यादा दिन तक जिंदा न रह सके और उनके लिए खतरा न बन पाए। इस बीच अकीरा डंजन में छिपा हुआ है क्योंकि सारिन ने कभी उसे बताया था कि पीछा करने वालों से बचने के लिए वह सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन उस जगह की एक कमी है, वहां साफ पीने का पानी नहीं है। डंजन वो जगह भी है जहां कोई अपनी स्किल्स और लेवल को बढ़ा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि ये बेहद खतरनाक होता है। सारिन ने अकीरा को पहले ही चेतावनी दी थी कि उसकी प्रेजेंस कंसीलिंग स्किल भी उसे हाई लेवल मॉन्स्टर से नहीं बचा पाएगी क्योंकि उनकी सेंसेस बेहद तेज होती हैं। लेकिन अगर वो खुद को पर्याप्त लेवल तक बढ़ा ले तो वह अपनी खुशबू और शरीर का तापमान तक मिटा सकता है, जिससे लगभग किसी को भी बेवकूफ बना सके। सारिन की बातों को याद करते हुए अकीरा डंजन के अंदर और गहराई में जाने लगता है जहां वो खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ता है, जैसे फ्लेम हाउंड्स जो मरते ही विस्फोट कर जाते हैं। अकीरा को याद आता है कि सारिन ने उसे बताया था कि लेवल 100 तक पहुंचने के बाद हर किसी को एक स्पेशल स्किल मिलती है जो उन्हें बेहद ताकतवर बना देती है। डंजन बॉसेस को हराना सबसे तेज तरीका है ज्यादा एक्सपीरियंस पाने का, लेकिन वो एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें जान या तो जीत जाती है या चली जाती है, और एक बार शुरू हो जाए तो उससे भागा नहीं जा सकता। अकीरा हर कीमत पर जल्दी से जल्दी ताकतवर बनने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका है और फ्लेम हाउंड्स को हराने के बाद वह बॉस रूम में प्रवेश करता है जहां एक विशाल डीमन लायन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो लायन मॉन्स्टर तुरंत उस पर हमला कर देता है और अकीरा उसकी हर चाल से बचता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि उस राक्षस की पूंछ एक सांप है जो जहर फेंक सकती है। अचानक वह जहर से चौंक जाता है और मॉन्स्टर अपने पंजे से उसे भेद देता है। अकीरा समझ जाता है कि वो अब तक जिंदा है, ये भी उसकी किस्मत है, लेकिन वो अभी हार मानने का इरादा नहीं रखता। लायन उसे जोर से फेंक देता है, लेकिन अकीरा पूरी ताकत से जवाब देने का फैसला करता है और अपनी शैडो मैजिक को पूरी तरह अनलीश कर देता है। अंधकार से बनी नुकीली स्पाइक्स तुरंत उस राक्षस को भेद देती हैं और उसे टुकड़ों में फाड़ देती हैं।
लेकिन अकीरा ज्यादा देर तक उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। तभी उसके भीतर से एक पुरुष आवाज गूंजती है जो कहती है, मास्टर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, इसलिए शैडो मैजिक को जबरदस्ती सक्रिय किया जाएगा। अंधकार तेजी से उसके शरीर की ओर बढ़ता है और हीलिंग मोड में प्रवेश करता है। उसके शैडो मैजिक में संग्रहित माना का इस्तेमाल करके उसकी चोटों को भरने लगता है। दूसरी ओर महल में सौतू अपने साथियों से कहता है कि अब उन्हें डीमन लॉर्ड को हराने के लिए निकल जाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि यह सही समय नहीं है क्योंकि अभी अभी नाइट कमांडर की मौत हुई है। सौतू जोर देकर कहता है कि अगर वे अब नहीं चले तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर छात्र श्राप के अधीन हैं और वे कहते हैं कि यह सब बेकार है। सौतू घोषणा करता है कि अगर कोई साथ नहीं जाएगा तो वह अकेला ही जाएगा, लेकिन सौभाग्य से कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। सैड को समझ नहीं आता कि वे उसके साथ क्यों जाना चाहते हैं जब वे श्रापग्रस्त हैं, लेकिन वे आत्मविश्वास से कहते हैं कि वे अब अपने श्राप से मुक्त हो चुके हैं। एन्चेंटर कहती है कि अब वह श्रापित और सामान्य लोगों के बीच अंतर समझ सकती है और उसे पूरा यकीन है कि यहाँ मौजूद सभी लोग श्राप से पूरी तरह आज़ाद हैं। लंबे तलवारबाज असा इसका श्रेय खुद को देता है, ये कहते हुए कि उसे धुंधली याद है कि उसने किसी अजीब कमरे में कुछ अजीब से क्रिस्टल्स को काटा था। उसे याद नहीं कि वह वहां कैसे पहुंचा या उसे सैमुराई सोर्ड कैसे मिली, लेकिन उस समय से कुछ छात्र श्राप से मुक्त हो गए थे। दरअसल ये सब गिल की वजह से हुआ था। उसकी स्किल सजेस्शन किसी भी कर्स से ज्यादा शक्तिशाली है जब बात आती है अपने लक्ष्य से कोई एक साधारण क्रिया करवाने की। उसे खुशी है कि वह कम से कम कुछ छात्रों को बचा सका, क्योंकि वही सारिन का आखिरी आदेश था और अब वह सिर्फ उन्हें उनके सफर के लिए शुभकामनाएं दे सकता है। इसी बीच असाही सोचता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके अकीरा के साथ मिल जाना चाहिए, क्योंकि जब उन सब पर श्राप था तब सच्चाई सिर्फ अकीरा को ही पता थी। उसे वो वक्त याद आता है जब असली दुनिया में उसने अकीरा को रेलवे क्रॉसिंग पर पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखा था। अकीरा ने उससे कहा था कि वो ये बात किसी को न बताए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके क्लासमेट्स या उसकी छोटी बहन को उसके काम के बारे में पता चले, और असाही को इससे कोई परेशानी नहीं थी। जब दोनों अपनी अपनी बहनों के बारे में बात करने लगे तो उन्हें पता चला कि उनकी बहनें सबसे अच्छी दोस्त हैं और यही बात उनके बीच एक अच्छा रिश्ता बनने की वजह बन गई। डंजन के अंदर अकीरा भी उसी घटना का सपना देखकर जागता है और सोचता है कि क्या असाही सुरक्षित है। तभी उसे अचानक एहसास होता है कि उसका शरीर उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा है। जब वो अपना स्टेटस खोलता है तो देखता है कि उसके सभी स्टैट्स बढ़ गए हैं और उसका एचपी फिर से फुल हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी शैडो मैजिक स्किल का लेवल भी बढ़ गया है, जबकि उसने उसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया था। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन सोचने का वक्त नहीं होने के कारण वो आगे बढ़ने का फैसला करता है। कुछ देर बाद वो डंजन के 75वें फ्लोर तक पहुंच जाता है, जहां उस पर अचानक एक स्लाइम मॉन्स्टर हमला कर देता है। अकीरा ये देखकर हैरान रह जाता है कि इतनी गहराई में भी स्लाइम मौजूद है। वो तुरंत अपनी तलवार निकालकर उस पर वार करता है और हैरानी की बात यह होती है कि उस मॉन्स्टर के शरीर से एक खूबसूरत एल्फ लड़की बाहर गिरती है। अकीरा हैरान होकर उसे देखता है और फैसला करता है कि अब वो एक स्किल इस्तेमाल करेगा जिसका मौका उसे पहले कभी नहीं मिला, वर्ल्ड आई। जैसे ही वो ये स्किल एक्टिवेट करता है उसे कई डरावनी चीजें दिखाई देती हैं जिनसे उसका जी मिचलाने लगता है, लेकिन वो तुरंत स्किल को कैंसिल कर देता है ताकि उसका दिमाग नई जानकारी से ओवरलोड न हो जाए। तभी एल्फ लड़की अमेलिया होश में आती है और अकीरा उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो कहती है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन अकीरा उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि उसने पहले ही उसका स्टेटस देखा था और पाया था कि उसका एचपी सिर्फ 2% तक गिर गया था। उसे ये भी पता है कि अमेलिया के पास भी वर्ल्ड आई स्किल है और उसने पहले ही वो स्किल अकीरा पर इस्तेमाल कर ली थी। वो अकीरा का नाम लेकर पूछती है कि ये जगह क्या है, जिस पर अकीरा बताता है कि ये एक डंजन है जहां वो लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो उसे समझाने लगता है कि किसी और का स्टेटस देखना अच्छी आदत नहीं होती, लेकिन तभी अमेलिया अचानक बेहोश होकर उसके बाहों में गिर जाती है। अकीरा को पता चलता है कि उसे बुखार है, इसलिए वो उसे लेकर डंजन के 69वें फ्लोर पर चला जाता है ताकि वो वहां आराम कर सके। जब अमेलिया की आंख खुलती है तो वो घबरा जाती है, लेकिन अकीरा उसे कहता है कि वो थोड़ा पानी पी ले ताकि उसका शरीर हाइड्रेटेड रहे। इसके बाद वो उसे खिचड़ी खिलाता है और अमेलिया उससे पूछती है कि उसने उसे 75वें फ्लोर से सीधा 69वें फ्लोर तक क्यों लाया। अकीरा जवाब देता है कि ये सबसे नज़दीकी फ्लोर था जहां पानी का स्रोत था और फिर वो उसे आराम करने के लिए कहता है। अमेलिया उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई और फिर बताती है कि वो एक प्रिंसेस है, लेकिन अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
थोड़े वक्त बाद अमेलिया पूरी तरह ठीक हो जाती है और अकीरा की यात्रा में उसके साथ शामिल हो जाती है जब वो दोनों मिलकर डंजन के 80वें फ्लोर पर पहुंचते हैं। अमेलिया अपनी ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करके लड़ाई में उसकी मदद करती है, लेकिन अकीरा खुश नहीं है कि वो उसके साथ इतनी खतरनाक जगह तक आई है। अमेलिया कहती है कि वो भी उसी दिशा में जा रही है और आत्मविश्वास से कहती है कि वो इतनी मजबूत है कि अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। अकीरा के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो उसे साथ ले लेता है और जल्द ही दोनों बॉस रूम में पहुंचते हैं, जहां एक भयानक ड्रैगन किसी भी घुसपैठिए को मारने के लिए तैयार खड़ा होता है। ड्रैगन तुरंत उनकी ओर नीली आग फेंकता है, लेकिन वे किसी तरह उसे चकमा देने में सफल हो जाते हैं। अकीरा अपनी मौजूदगी छिपा लेता है, जबकि अमेलिया अपनी ग्रेविटी मैजिक से ड्रैगन को नीचे दबा देती है, जिससे उसे हमला करने का मौका मिलता है। लेकिन ड्रैगन उसकी इनविजिबिलिटी स्पेल के बावजूद उसे देख लेता है और उसे जोर से दूर फेंक देता है। अमेलिया अकीरा पर चिल्लाती है कि ड्रैगन उसे उसके माना के जरिए महसूस कर रहा है और कहती है कि वह अपने माना को आसपास के माना के साथ मिला दे। लेकिन अकीरा ने अभी तक ऐसा करना नहीं सीखा, इसलिए तय करता है कि वह वैसे ही लड़ेगा जैसे वह हमेशा से लड़ता आया है। वह अपनी शैडो मैजिक सक्रिय करता है और ड्रैगन की ओर एक काली नुकीली किरण भेजता है, जो उसके चेहरे को खरोंच देती है और उसे अपनी दिशा बदलने पर मजबूर कर देती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वह अपनी तलवार से ड्रैगन की आंख में वार कर देता है। ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है और अमेलिया उसके लापरवाह लेकिन दमदार लड़ाई के तरीके से बेहद प्रभावित होती है। लेकिन जैसे ही वह उसकी ताकतों के बारे में पूछने वाली होती है, ड्रैगन का शरीर चमकने लगता है, जिससे दोनों हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसका अगला पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।